हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने आधुनिक काल करवाया था, क्योंकि आदिकाल और भक्ति काल में पहले ही करवा चुकी हूं और बहुत अच्छी क्लास है। एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना, क्योंकि समय कम है और यदि मैं उनको बार बार करवाऊंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप वहां से आदिकाल और भक्ति काल अच्छे से देखना। मैंने फुल इस बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, जिसको नहीं आता उसको भी वहां से समझ में आ जाएगा। तो मैंने कल जैसे आपको आधुनिक काल करवाया था, तो आधुनिक काल में मैंने आपको भारतेंदु युग करवा दिया, द्विवेदी युग करवा दिया और छायावाद करवा दिया। तो उसके बाद हम करवाते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद क्या है, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा प्रगतिवाद है क्या। तो मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं, प्रगतिवाद क्या है। जो मार्क्सवाद से प्रभावित एक काव्य धारा है जो हमारे आधुनिक काल के अंदर आई थी। तो इसमें क्या होता है, जो शोषित और शोषक वर्ग होता है, जो शोषित वर्ग होता है उसके प्रति इन्होंने दया दिखाई है, और जो शोषक वर्ग होता है उसके प्रति इन्होंने क्या है, घृणा। तो उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। ठीक है, थोड़े शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनकी कविता लिखने का आधार यही था। जो शोषित वर्ग था उसको मतलब दया और करुणा का भाव दिखाकर उनके प्रति इन्होंने कविता लिखी थी। तो प्रगतिवाद के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रगतिवाद है क्या, इसके बारे में समझिए। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है। यह विचारधारा मुख्य रूप से मार्क्सवाद साम्यवाद से प्रभावित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो प्रगतिवाद है, जो वो विचारधारा किस विचारधारा पर आधारित है, तो वो किस पर है, मार्क्सवाद पर आधारित है। प्रगतिवादी साहित्यकार समाज के शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग की आवाज बनकर उनकी समस्याओं को सामने लाता है। जो प्रगतिवादी कवि हैं, तो यहाँ पर वो आप अच्छे समझ गए होंगे। जो प्रगतिवाद साहित्यकार है, समाज में जो दलित और पीड़ित वर्ग है उनकी आवाज बनकर उनकी समस्याओं को सामने लाता है। यह साहित्य में व्यक्तिवाद की बजाय समाजवाद और यथार्थ पर अधिक बल देता है। ठीक है, जो इनकी कविताएं करते हैं, लेखन किया है इन्होंने, इन्होंने किस पर ज्यादा बल दिया है, समाजवाद और यथार्थवाद पर ज्यादा बल दिया है। यथार्थवाद का अर्थ आप समझ गए होंगे, जो जो उस समय की रियल कंडीशन होती हैं, वास्तविक कंडीशन होती हैं, वास्तविकता होती है, उसको आधार बनाकर इन्होंने क्या है, कविताएं लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने कल्पना नहीं की अपनी कविताओं में। और ज्यादा कल्पना किन कविताओं में हुई थी, और कल्पना किन कविताओं में हुई थी, कल्पना हुई थी हमारी छायावाद में, ज्यादा कल्पना थी, आत्म अभिव्यंजना थी और विरह की वेदना थी। तो और नारी चित्रण था। जो ये विशेषताएं थी, प्रवृत्तियां थी, ये किसकी थी, छायावाद की थी। और जो प्रगतिवाद है इसकी क्या थी, समाजवाद और यथार्थवाद। और इन्होंने नवीन जो वो होते हैं, नवीन उपमानों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाद का प्रयोग किन किन कविताओं में हुआ था, व्यक्तिवाद का ज्यादा प्रयोग छायावाद में हुआ था। आपको मैंने कल अच्छे से समझाया था, उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा। तो प्रगतिवाद का समय हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें द्विवेदी काल का समय पता होना, द्विवेदी काल हमें 1900 लेके 1918 तक का है। और जो उसके बाद हमारा 1918 से लेकर 1936 तक हमारा क्या है, छायावाद है। और छायावाद के बाद 1936 से लेकर 1943 तक के समय को क्या माना जाता है, प्रगतिवाद का समय माना जाता है। और प्रगतिवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, स्थापना कहां से हुई थी, वो हम आगे देखेंगे। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। 1936 में क्या हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी। 1936 में हुई थी और लखनऊ में हुई थी। आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसे हिंदी का प्रगतिवाद का आधिकारिक प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रगतिवाद की समय सीमा और इसका स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और इसकी जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना है वो किसने की थी, वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्रगतिवाद की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कोई ये करवाता नहीं है, पर मेरा करवाने का थोड़ा ये रीजन है, क्यों, जब हम पढ़े तो अच्छे डिटेल से पढ़े, हमें उसका जो भी हम प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं, प्रयोगवाद पढ़ रहे हैं, उसकी जब हमें प्रवृत्तियां पता होंगी, विशेषताएं पता होंगी, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार विशेषताओं से, प्रवृत्तियों से पूछ लिया जाता है। तो जब भी हम हिंदी साहित्य पढ़े तो उस काल के सांस्कृतिक, सामाजिक और या फिर उस काल की विशेषताएं, प्रवृत्तियों के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं आपका लिटरेचर वीक होने का कारण यही है कि आप उस समय की परिस्थितियां नहीं जान पाते, उस समय के कारण नहीं जान पाते कि उस समय धर्म कैसा था, राजनीति कैसी थी, संस्कृति कैसी थी। ठीक है, और मैं इसीलिए यहाँ पर विशेषताएं लेके आई हूँ, ताकि आपको पता चले जो प्रगतिवाद है उसके कवियों ने किन किन विशेषताओं को आधार बनाकर अपनी कविताएं की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए,
यदि प्रगतिवाद मुख्य विशेषताएं और प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिए सर। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, जो शोषित वर्ग थे, मजदूर थे, किसान थे, तो उनके प्रति इन्होंने जो कविताएं किया उनके प्रति क्या थी, इनकी सहानुभूति थी। प्रगतिवादी कवि ने मजदूर, किसानों और दलितों के लिए दयनीय स्थिति का चित्रण किया। कहाँ पर किया? अपनी काव्य रचनाओं में किया। उसके बाद है ईश्वर और धर्म का विरोध। जो प्रगतिवादी कवि थे वो ईश्वर और धर्म का विरोध करते थे। वो रूढ़ि धर्म, अंधविश्वासों का शोषण का साधन मानकर उनका खंडन करते थे। क्रांति की भावना, यह धारा समाज में व्याप्त विषमता को दूर करने के लिए क्रांति और संघर्ष का समर्थन करते थे। इस समय के कवि और लेखक मानते थे कि क्रांति के द्वारा ही मतलब समाज में जो विषमता है उसको दूर किया जा सकता है। यथार्थवाद का चित्रण, यथार्थ का अर्थ आप समझिए, यदि किसी को ना पता हो, वास्तविकता, जो वास्तविकता थी समाज में उसका चित्रण करना। कल्पना की दुनिया से हटकर साहित्य में कठोर वास्तविकताओं और गरीबी का चित्रण किया, जो समाज में है उसी का चित्रण करना। जैसे कल्पनाओं का ज्यादा चित्रण कहाँ पर किया गया था? छायावाद में किया गया था। जो कल्पनाएं हैं और भावनाएं हैं उनका खंडन करके इन्होंने समाज और यथार्थवाद का ज्यादा चित्रण किया था। किन्होंने किया था? प्रगतिवादी लेखकों ने किया था। नारी के प्रति दृष्टिकोण क्या था इनका, वो भी यहाँ पर ध्यान से देखिए। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को भोग्या न मानकर, देखो हम द्विवेदी युग पढ़ते आए हैं, भारतेंदु युग पढ़ते आए हैं, और हमने जो पढ़ा है वो क्या, सॉरी, वो रीति काल पढ़ा है, भक्ति काल पढ़ा है। वहां पर क्या है, रात जो नारी है, स्त्री है, उसको एक भोग की वस्तु माना गया है। उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है हर रचनाओं में, हर कवि ने एक श्रृंगारिक वस्तु माना गया है उसको। पर जो प्रगतिवाद के कवि है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नारी को भोग्य की वस्तु ना मानकर पुरुष के अधिकार को और पुरुष के अधिकार और सम्मान देने की बात कही गई है। उम्मीद करते हैं आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर नारी को एक भोग की वस्तु नहीं माना गया है, भोग विलास की वस्तु से दूर उठाकर उसको पुरुष के समान माना गया है। और प्रयोगवाद है, जो उसकी भाषा कैसी थी, शैली कैसी थी, वहां के कवियों के लिखने का ढंग कैसा था। यहाँ पर शैली में वही बताया जाता है कि वो अलंकार का प्रयोग करते थे, उनकी शैली कैसी होती थी। ठीक है, तो प्रगतिवादी साहित्य में कैसी थी? भाषा सरल और स्पष्ट थी, जनमानस की भाषा थी, ताकि आम लोगों तक पहुंच सके। तो प्रवृत्तियां करवाने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है कि आप यदि आगे नेक्स्ट रिटन एग्जाम दो और आप इस वीडियो को देखो, तो आप रिटन एग्जाम में यदि प्रगतिवाद से संबंधित आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो प्रगतिवाद से आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद की विशेषताएं बताइए। आप EMRs दीजिए, KVS दीजिए या HPSC कुछ भी दीजिए, तो आप यहाँ से प्रगतिवाद का क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। और जिन्होंने अभी करंटली एग्जाम दिया है KVS EMRs, तो वो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन एज इट इज ही आते हैं। ठीक है, यदि आपसे कहीं पर भी रिटन परीक्षा हो, आप B.Ed का दीजिए, तो यहाँ पर आपसे सीधे सीधे आप क्वेश्चन कर पाओगे। प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है, प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप 10 नंबर के अंदर अच्छे से लिख के आ जाओगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। अब आ गई प्रगतिवाद की कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, जो इस काल के प्रमुख कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी की तो बाद की रचनाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं। जो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं वो छायावाद के कवि थे, और जो हमारे सुमित्रन पंत हैं वो भी छायावाद के कवि थे। तो उनकी बहुत सारी रचनाएं, जब छायावाद का समय सीमा समाप्त हो जाती है, जो उसके बाद उन्होंने रचना की, समय जो 1936 के बाद, सीधे सीधे शब्दों में आपको सरल शब्दों में बताऊं तो 1936 के बाद जो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रचना की, या फिर हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि पंत ने जो भी रचनाएं लिखी 1936 के समय के बाद की, वो किस में आती हैं? वो प्रगतिवाद में आती हैं। और कई बार निराला और जो हमारे हिंदी साहित्य में ये हैं सुमित्रानंद पंत, इनकी रचनाओं को पूछ लिया जाता है प्रगतिवाद में कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, तो वो भी आपने याद रखनी है, और मैंने आपको कल करवाई थी। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम को किसी भी तरीके से डिफिकल्ट बनाना होता है तो वो बना सकते हैं। प्रगतिवाद की अलग से रचनाएं पूछ सकते हैं, छायावाद की अलग से रचनाएं पूछ सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो इस काल के प्रमुख कवियों में कौन कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बाद की रचनाएं थे, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन शास्त्री। इनकी जो रचनाएं हैं ना, जितने भी यहाँ पर कमी है प्रगतिवाद की, एक एक रचना आपको आनी चाहिए, चाहे आपको कितना समय लगे या चाहे आपका एग्जाम कितनी नियर हो। अब तो एग्जाम भी एक्सटेंड हो गया है,
पर मैं आप मेरी आवाज़ अच्छे से सुन पा रही हैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। 1 मंथ इनफ होता है प्रिपरेशन के लिए। आप इनकी रचनाओं को सिर्फ एक दिन में याद कर सकते हैं। एक बार याद करो, नोट डाउन करो, अपने माइंड से ट्रिक बनाओ, क्रिएट करो, कहानी बनाओ और याद करो, क्योंकि आज आपके 1 दिन या 2 दिन लग जाएगा, पर वो अपने आपको कितनी खुशी, कितना अच्छा फ्रूटफुल समय देके जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप आगे नेक्स्ट टाइम आगे की प्रिपरेशन करोगे और वहां पर वो रचनाएं जब आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे और भी एग्जाम आने हैं। ठीक है, तो आप केदारनाथ अग्रवाल मैंने अभी अभी आपको एनसीईआरटी में करवाया था। यदि इस क्लास को कोई अच्छे से और ध्यान से सुन रहा है, मुझे पता है मैंने कल आधुनिक काल में अग्नि का पर्यायवाची पूछा था, वैश्वानर का पर्यायवाची क्या होता है और चम्मू का, तो वहां पर एक कमेंट आया था, सिर्फ एक ने ही आंसर दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ सकती हूँ कि एक ने ही क्लास देखी है या फिर पर्यायवाची उसी को अच्छे से याद है। ठीक है, उसने वैश्वानर का भी अच्छे से दिया था कि वैश्वानर किसको बोलते हैं, अग्नि को बोलते हैं। और वैश्वानर अग्नि को क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो विश्व के कोई भी नर है, नर के अंदर जीव जंतु प्राणी सब आ गए, उनके पेट में आग होती है, जठराग्नि बोला जाता है जिसे, तो उसको इसलिए वैश्वानर बोल दिया जाता है। आग का पर्यायवाची वैश्वानर है। ठीक है, तो अब हम इनकी सभी रचनाएं आपको बार बार बता रही हूँ कि इनकी एक भी रचना आपने मिस नहीं करनी है, सबकी करनी है। और यदि आज भी कोई क्लास अच्छे से सुन रहा हो तो केदारनाथ अग्रवाल की एनसीईआरटी जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की, तो उसमें, ठीक है, उसमें केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता है और उन्होंने उस कविता को कहीं से आते समय और खेत की मेड़ पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए वो कविता की है। तो उस कविता का मुझे नाम बता देना। ठीक है, नहीं आए तो फिर मैं कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल उसके कवि हैं और उस कविता का नाम बता देना। ठीक है, तो आपने क्योंकि एनसीईआरटी तो कर ली होगी अब तक, तो अब चलते हैं हम केदारनाथ अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, केदारनाथ के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। केदारनाथ, क्योंकि मेरा जब केवीएस का इंटरव्यू हुआ था तो केदारनाथ के बारे में मुझसे भी पूछा गया था, इसकी पंक्तियां भी पूछी थी और इसकी रचना का नाम भी पूछा था जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो अब हम इसके देखो इसके बारे में जन्म के बारे में पढ़ लो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में रचनाएं हमसे पूछ ली जाती हैं। राजस्थान, माता पिता कोई नहीं पूछता। प्रथम संग्रह पूछा जाता है, कौन सा है, युग की गंगा, प्रथम संग्रह युग की गंगा, याद रखना है। तो इसके बारे में जो प्रमुख बिंदु हैं, ये रिवीजन क्लास ही लगा लो, 1 शॉट क्लास ही लगा लो, क्योंकि इतने कम समय में आधुनिक काल करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आधुनिक काल के अंदर बहुत सारे युग हैं। ठीक है, और हर एक युग का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमुख बिंदु पढ़ लेते हैं हम केदारनाथ अग्रवाल के बारे में। सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। केदारनाथ अग्रवाल सबसे पहले अपनी शुरुआत में किस नाम से अपनी रचनाएं करते थे, बालेंदु उपनाम से अपनी रचनाएं करते थे। प्रारंभिक शैली की शुरुआत में वो ब्रजभाषा में कवित और सवैया छंद में लिखा करते थे। ठीक है, जो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी किस शैली में लिखते थे, ब्रजभाषा में कवित और सवैया छंद में लिखा करते थे। किस किस में, कवित और सवैया में, आपको याद हो गया होगा। अनुवाद कार्य, उन्होंने देश विदेश में अनेक कवियों और कविताओं का अनुवाद देश विदेश कविताओं के शीर्षक नाम से किया था। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, पर मैं आपको जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं वही करवाऊंगी, क्योंकि टाइम कम है और करनी आपको सभी है। ठीक है, एक बार डिफिकल्ट लगेंगी, उसके बाद नहीं लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है इसकी युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार और बंबई का रक्त स्थान। ठीक है, ये तो 8 तो आपको बिल्कुल टिप्स पे करनी है। उसके बाद करनी है हे मेरी तुम, ठीक है, और मार प्यार की थापे, कहे केदार कथिन नहीं और अपूर्वा। ठीक है, और उसके बाद है खुली आंखें खुले डैने। ये रचनाएं आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो अब आपको मैं याद करने का थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ी स्पीड में करवानी होती है, क्योंकि आप समय देखकर वीडियो देखते हो ना, ज़्यादा लेंथी लगती है तो आप समझते हैं कि ये बोरिंग होगी, पर ये नहीं समझते आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आया जा रहा है, क्योंकि इनको तो आपको करना पड़ेगा। देखो, जब मैथ के स्टूडेंट है वो मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, वो छोड़ के नहीं पढ़ सकते। वो ये है कि वो तो ये थोड़ी है कि वो एलसीएम छोड़ के पढ़ लेंगे, वो परसेंटेज छोड़ के अगली क्लास कर लेंगे। ठीक है, वो उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जब सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, चाहे डिफिकल्ट है चाहे ईजी है, अब हमने इसको ले लिया तो अब हम इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद इसकी रचनाओं को करने का थोड़ा आपको ट्रिक्स बता देती हूँ, जैसे आप कर सकते हैं, आपको लंबे टाइम तक याद रह सकती है। तो यहाँ पर आप सोच लीजिए
कि नींद के बादल, ठीक है, जो नींद के बादलों को आप सोच लिए, नींद के बादल मतलब नींद के सपनों में हम कहाँ चले गए, युग की गंगा के पास, जो हमारी गंगा नदी है, आज के युग की गंगा है, तो वहां पर चले गए। नींद के बादल में हम कहाँ चले गए, युग की गंगा पर चले गए। वहां पर लोक आलोक, लोक का अर्थ होता है, आप अच्छे से जानते होंगे, लोक होते हैं अजंता, और आलोक का अर्थ होता है, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश या रोशनी, ठीक है। तो जब हम सपने में युग की गंगा पर गए तो वहां आलोक और लोक और आलोक देखा। लोक मैंने हमने गंगा पर क्या मिलेगी, जनता देखी। आलोक मतलब गंगा नदी पर क्या होगा, प्रकाश होगा, ठीक है, पवित्र नदी है तो प्रकाश होगा, ठीक है। तो उसके बाद वहां पर हमने गंगा नदी पे इमेजिन करना है अपने, क्या देखा, फूल नहीं रंग बोलते, गंगा नदी इतनी सुंदर है, उसके किनारे पर फूल लगे हैं, फूल नहीं, वहां तो फूलों के रंग भी बोलते हैं, आपने ये याद करना है। और गंगा नदी पर क्या है, आग का आईना है, देखो कहीं नहीं होता, आपने क्या इमेजिन करना, वहां पर एक आग लगा हुआ आईना है, ठीक है। तो गुल मेहंदी पंख पतवार और बंबई रक्त स्थान, ठीक है, तो गुल मेहंदी पंख पतवार और मुंबई का रक्त स्थान, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से माइंड के अंदर रिटेन कर लेना है, इनकी तो मैंने आपको बता दिया, तो इन दो तीनों को आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद है हमारी केदारनाथ, क्या कहते हैं, अपूर्वा नाम की एक लड़की है, उसको केदारनाथ कहते हैं, खरी खरी बातें बोलते हैं, हे मेरी तुम मार प्यार की थापें, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। अपूर्वा नाम की लड़की को केदारनाथ क्या कहते हैं, हे मेरी तुम मार प्यार की थापें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों रचनाएं आप ऐसे याद कर लेना, और जो खुली आंखें खुले डैने ये आप अच्छे से वैसे ही याद कर लेना। करनी आपको सभी चाहिए, क्योंकि सबसे आगे निकलना है तो सबसे आगे हमें करनी होंगी, पर ये तो आपको करनी ही है जहां तक मैंने आपको बताई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। अपूर्वा नाम की लड़की से केदार है वो खरी खरी बातें कहता है, क्या कहता है, हे मेरी तुम मार प्यार की थापें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। और जो रचनाएं विदाउट आपसे बनती हैं याद कर लिया करो। जो आपसे रचनाएं याद ना हो तो कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं उनको आपको ट्रिक से समझा दूं। क्योंकि यदि अब हमारे पास समय है, जैसे मैंने कल आपको मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं करवाई थी, यदि आपको हो गई है तो ठीक है, नहीं हुई तो आप कमेंट कर देना, मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर ट्रिक नीचे लिख के आपको समझा दूंगी। क्योंकि अभी हमारे पास समय है, थोड़े दिनों में मेरे पास भी समय नहीं होगा। तो उसके बाद ये रिपीट हो गया, ठीक है, पीडीएफ रिपीट हो गई। यहाँ पर जो प्रगतिवाद के अभी हम कवि कर रहे हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में सबसे ज्यादा कवि हैं और कवियों की रचनाएं हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नागार्जुन के बारे में, ठीक है। और मुझसे कमेंट पूछा गया था इंटरव्यू के बारे में, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, मुझसे इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था नागार्जुन का नाम क्या है, उसका सही वास्तविक नाम क्या है, ठीक है। तो नागार्जुन का नाम क्या है, उनका वास्तविक नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र। आपको याद रखना है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। उनका जन्म वर्ष देखिए 1911 है, और केदारनाथ का क्या भी 1911 है, ठीक है। तो इसकी रचनाएं आपको बिल्कुल एक एक रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी रचनाएं तो वैसे स्वाभाविक है कि इतना अच्छा राइटर है, और इसकी एनसीईआरटी में धनतुरी मुस्कान नाम से कविता भी है, शायद 10th में है या 11th में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर इसकी कविता है ये धनतुरी मुस्कान वाली। तो वहां पर भी इसकी रचनाएं होंगी, वो मैं आपको करवाऊंगी अच्छे से। तो इसकी रचनाएं देख ली, युग धारा सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें। और इसकी दूसरी रचनाएं कौन सी है, भस्माकुर। और भस्माकुर क्या है, इसका खंड काव्य है, ठीक है। जो भस्माकुर क्या है, इसका खंड काव्य है। और यदि आपको खंड काव्य और प्रबंध काव्य का अंतर ना ही पता हो तो मैंने इसकी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य और महाकाव्य के बारे में, वो देख लेना, वो आपके सारे डाउट दूर कर देगी। क्योंकि कई बार इस क्लास में वो स्टूडेंट है जो हिंदी साहित्य की फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको शायद नहीं पता होगा खंड काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है और प्रबंध काव्य क्या होता है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य क्या होता है, तो आपके लिए रचनाओं के बारे में सोचने समझने की शक्ति इतनी अच्छे से नहीं होगी। क्योंकि जब हमें पता चलेगा खंड काव्य क्या होता है, तभी हम अच्छे से माइंड के अंदर रिटेन कर पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, जो भस्मांकुर है इसके खंड काव्य है, और इन्होंने इसको 12वें छंद में लिखा है। ये बातें याद रखना, यहाँ पर लिखी नहीं गई हैं, ठीक है। तो इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। इनकी रचनाएं मैंने आपको करवा दी। मैथिली में किस यात्री नाम से लिखते थे, ये भी मुझसे पूछा गया था। तो मैथिली में किस नाम से लिखते थे, यात्री नाम से लिखते थे। दीपक इनकी पत्रिका का नाम है। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर नागार्जुन नाम ग्रहण किया था, ठीक है, याद आया। बौद्ध धर्म में एक और जो लेखक है, उन्होंने भी
बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अपना नाम बदल लिया था। और वो चैप्टर का नाम बता देती हूँ मैं, उसके लेखक का नाम आपने बताना है, लहसा की ओर। ठीक है, उनका नाम पहले क्या था और अब क्या था, और लहसा की ओर जो रचना है, सॉरी वो यात्रा वृतांत है, उसके लेखक कौन है ये बताओ। उन्होंने भी बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर अपना नाम बदल लिया था। ठीक है, जो इसके उपन्यास हैं, इसके उपन्यास यहाँ पर कम दिए गए हैं, पर जब मैं आपको उपन्यास करवाऊंगी नागार्जुन के, तो आपको इनके हर एक उपन्यास आने चाहिए। रत्तीनाथ की चाची, बलचनामा, वरुणा के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, इसके क्या है बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, तो कविताएं आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, प्रगतिवाद के सशक्त हस्ताक्षर हैं ये। अन्याय, शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध और मजदूर हिमायती थे, क्योंकि जो हमारी प्रगतिवादी काव्यधारा है वो है ही इसी, जो इसकी प्रवृत्तियां है यही है कि अन्याय, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध काव्य रचनाएं की हैं। इनकी प्रवृत्तियों से हमें पता चल गया था। व्यंग्यात्मक रचनाओं में कुशल शिल्पी थे। मेघदूत और गीत गोविंद और विद्यापति की पदावली का क्या किया इन्होंने, अनुवाद किया है। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ नागार्जुन की रचनाएं अपने बिल्कुल नहीं भूलनी। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुर, तुमने कहा था। ठीक है, ये तुमने कहा था, हर एक रचना को अपने याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ईजी और सिंपल ही रचनाएं है इसकी। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये दूसरी बुक से लिया गया कंटेंट है। ठीक है, तो मैं हर एक अलग अलग बुक से बना के लेके आती हूँ, किसी स्पेसिफिक बुक से नहीं बनाती। ठीक है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इनसे ज़्यादा ही करवाई हैं, कम नहीं करवाई। ठीक है, युग की गंगा, तो हम नींद के बादलों में कहाँ जाते हैं, युग की गंगा पर जाते हैं, वहाँ रंग नहीं फूल बोलते हैं, वहाँ आग का आईना लगा है समय समय पर। अपूर्वा से केदारनाथ कहते हैं, खरी खरी हे मेरी तू मार प्यार की थापें। ठीक है, और एक उसे गुल मेहंदी थी, मुंबई का रक्त स्थान था और रक्त स्नान था, और वो खुली आंखें और डरने वाली। ठीक है, सभी रचनाएं मैंने आपको करवा दी हैं, आप भी ऐसे याद किया करो, आपको याद हो जाएंगी। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त करता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, साम्यवाद के प्रति दृढ़ आस्था, पेशे से वकील। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा, रचनाएं ज्यादा पूछी जाएंगी। ठीक है, अब आ गए शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना हिलोल के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हिलोल में परिणानुभूति के चित्र हैं, शोषण व अन्याय का विरोध है, गांधी के अपेक्षा मार्क्स का समर्थक है। गांधी की अपेक्षा किसका समर्थन किया गया है, मार्क्सवाद का ज्यादा समर्थन किया गया है। सुमन जी के काव्य में भाव, विचार व शिल्प की सुंदरता का समन्वय है। अब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले शिव मंगल सिंह सुमन, सुमन नाम से ये कविता इनका क्या है, उपनाम है। ठीक है, तो शिव मंगल सिंह सुमन है जो इनकी फेमस रचना कौन सी, मिट्टी की बारात है, वाणी और उसके बाद है इनकी हिलोल। ठीक है, ये दो रचनाएं इनकी ज्यादा पूछी जाती हैं, फिर भी मैं आपको सभी करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दो तक सीमित रहकर हमारा कुछ नहीं होगा, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दो या एक रचनाएं करके ही हम पीछे रह गए हैं। ठीक है, कारण ही यही है। ठीक है, तो शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं आप ऐसे कर सकते हैं, जो शिव है वो भगवान है। ठीक है, तो एशिया जाग उठा, जो शिव कहाँ पर रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, और हमारा हिमालय पर्वत कहाँ पर है, एशिया में है। ठीक है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर कोरिलेट करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप याद कर पाओ। ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट करना मेरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि, क्योंकि रचनाएं याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो सिर्फ मैं इसी भाव से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, पढ़ा के तो कोई भी चला जाएगा। ठीक है, बट याद करवाना सबसे मुश्किल काम है, वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे आप लास्ट वीडियो देखिए या अब वाली वीडियो देखिए, बट मैं अब भी कहती हूँ मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा। जब भी आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होंगी। बट ये है कि मैं एक स्टोरी क्रिएट करा के आपके माइंड के अंदर याद करवा सकती हूँ, ताकि आप जब याद करो, रिवीजन करो, तो आपको हेल्पफुल हो कि मैडम ने ऐसे पढ़ाया था। ठीक है, अब यहाँ पर शिव भगवान को ले लीजिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया। शिव भगवान कहाँ पर रहते हैं, हिमालय में। यहाँ से याद कर लेना, विंध्य हिमालय, और विंध्य हिमालय क्या है, एशिया में। एशिया जाग उठा, ये रचना याद हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, जो भगवान शिव है ना, तो वो जब शादी के लिए गए थे तो अपने शरीर पे क्या लगा के गए थे, भस्म लगा के गए थे। तो यहाँ से याद कर लेना, भस्म मिट्टी की बारात। शादी के लिए गए थे तो क्या लेके गए थे, वो मिट्टी की बारात, मिट्टी लगा कर गए थे बारात में। ठीक है, कहाँ पर रहते हैं शिव, हिमालय में। हिमालय कहाँ, एशिया जाग उठा, और मिट्टी की बारात क्या है, वो मिट्टी लगा कर गए थे। ठीक है, और जब बारात में जाते हैं तो क्या करते हैं, गान गाते जाते हैं, जीवन के गान गाते हुए जाते हैं, हिलोल करते हुए जाते हैं। ठीक है,
सॉरी, थोड़ा आपको 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हम कर रहे थे कैसे मिट्टी की बारात लेके जाते हैं। जब बारात लेके जाते हैं तो कैसे जाया जाता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। जीवन के गान गाते हुए जाते हैं, हिलोल करते हुए जाते हैं। और फिर क्या होता है उसके बाद देखिए, उसके बाद इतनी हमें रचनाएं याद होगी। उसके बाद क्या होता है, जब शिव भगवान क्या करते हैं, अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो प्रलय का क्या होता है, सृजन होता है। और भगवान पर हमें क्या होता है, विश्वास बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद है त्रिलोचन। त्रिलोचन की सभी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। मिट्टी की धरती, मिट्टी की बारात, उस जनपद का कवि भी, उस जनपद, मैं उस जनपद का कवि हूँ। इनकी कविता में धरती की सौंधी खुशबू है, ठीक है। त्रिलोचन के बारे में यहाँ बहुत कम दिया गया है, पर मैं कम नहीं पढ़ाती, पर मैं आपको क्या है, कम नहीं पढ़ाती आप, ठीक है। मेरी आदत है मैं कम नहीं पढ़ाती, आपको फुल डिटेल से पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो त्रिलोचन है इसके बारे में कम दिया है। आगे मैं इस पीडीएफ में इसके बारे में अच्छे से फुल डिटेल से लेके आई हूँ, वहां पर करेंगे। आगे है रागेय राघव, इसके बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। रागेय राघव की जो रचनाएं हैं वो देख लीजिए। अजेय, खंडर, मेधावी, पंचाली और राह के दीपक, 3-4 रचनाएं हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। समाजवादी चिंतन से अनुप्रमाणित काव्य सृजक, प्रकृति छवि का चित्रण और राह में दीपक, ठीक है। तो इनके बारे में विशेष टिप्पणी थी। उसके बाद हम करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। जब भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तब भी मैं आपको बार बार रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं के बारे में बार बार याद करवाती हूँ, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में मोस्ट इंपोर्टेंट स्थान है इनका। अब उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो इनके व्यक्तित्व एवं परिचय, इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक महान कवि, निबंधकार और विचारक हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक चेतना व प्रगतिवादी स्वर का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इन्हें समय सूर्य और अंधेरे का कवि कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्हें क्या कहा जाता है, समय सूर्य कहा जाता है। और अंधेरे का कवि किसे कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है, उन्होंने स्वयं मैथिली शरण गुप्त के सामने महज, इन्होंने क्या है, इन्होंने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त के सामने महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त के सामने इन्हें अपनी तुलना करते हुए इन्हें अपने आप को क्या माना है, महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है, ठीक है। तो इनके बारे में इस यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। समय सूर्य, अधैर्य का कवि और मैथिली शरण के सामने इन्हें खुद को क्या माना, महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। क्योंकि जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो भी क्या है, वो क्या है, वो भी एक राष्ट्रीय कवि हैं। और जो रामधारी सिंह दिनकर हैं ये भी क्या है, राष्ट्रीय। तो अब हम इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको क्लास में बताती रहती हूँ कि इनकी कृतियां आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। इनकी कृतियों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इनकी कृतियों के बारे में देखिए, रेणुका, हुंकार, रसवंती, ठीक है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुझसे इंटरव्यू के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में रश्मि रथी इनकी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिल्ली के बारे में, दिल्ली इसकी महत्वपूर्ण है। उर्वशी के ऊपर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है, 1972 में, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा इनकी महत्वपूर्ण है। आत्मा की आंखें इनकी कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। धूप और दुआ, हरे के हरि नाम, ठीक है। और नीम के पत्ते, ठीक है। ये सभी आपको अच्छे से याद रखनी है। इनके बारे में जो दिनकर जी की प्रसिद्ध कृति उर्वशी, ये क्या है, गीति नाट्य है। पहले तो आपको ये याद रखना है क्या है, ये एक गीति नाट्य है। के लिए वर्ष 1972 में प्रतिष्ठित भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। और उर्वशी से मैं आपको याद करवा दूं, उर्वशी रचना कल ही हमने किया, जयशंकर प्रसाद की भी है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की भी है, उसका रचना काल क्या था, 1909 था। और इसका क्या है, यहाँ पर उर्वशी का हम देख लेते हैं, इसका रचना काल है 1961, ठीक है। और 1972 में इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ये क्या है, एक नीति काव्य है, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ी रचनाओं को कोरिलेट करके समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इनकी जो रचनाएं हैं, सबसे पहले आप याद कर लीजिए, देखो तीनों नाम लड़कियों से कोरिलेट करते हैं, रेणुका, हुंकार और रसवंती, ठीक है। ये क्या है, 3 बहनें हैं। कौन कौन, रेणुका, हुंकार और रसवंती क्या करती हैं, द्वंद्व गीत गाती हैं। तीनों मिलकर क्या करती हैं, द्वंद्व गीत गाती हैं। और कहाँ पर गाती हैं, कुरुक्षेत्र में गाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है सामधेनी और रश्मिरथी। सामधेनी है, इसका अर्थ होता है दीपक, और जो रश्मि रथी है इसका अर्थ होता है सूर्य का सारथी। जो रश्मि रथी है इसका अर्थ क्या होता है, सूर्य का सारथी। जो नील कुसुम है, ठीक है। अब यहाँ पर अगली ट्रिक देखिए आप, जो नील कुसुम है,
ठीक है। यहाँ से देखिए एक उर्वशी है, उर्वशी क्या है, एक रानी है, कहाँ की, दिल्ली की। और दिल्ली के दरबार में उसने क्या, नील का अर्थ होता है नीला और कुसुम का अर्थ होता है फूल, आप अच्छे से समझ गए होंगे, फूल। ठीक है, नीले रंग के फूलों के साथ दिल्ली के दरबार को क्या कर रखा है, उर्वशी ने सजा रखा है। क्यों सजा रखा है, परशुराम की प्रतीक्षा में अपने दरबार को सजा रखा है। पर परशुराम की प्रतीक्षा करते करते क्या है, उसकी आत्मा की आंखें बंद हो गई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गया होगा, दोबारा करवा देती हूँ। ठीक है, दिल्ली के उर्वशी नाम की रानी ने दिल्ली के दरबार में नीले फूलों से सजा रखा है। क्यों सजा रखा है, परशुराम की प्रतीक्षा में, और उसकी प्रतीक्षा करते करते उसकी आत्मा की आंखें बंद हो गई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गई होंगी। बची ये 2 रचनाएं, ये आप कर लेना, रश्मि रथी और सामधेनी और रश्मि रथी, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हारे के हरिनाम, आपने याद करनी है, धूप और धुआं, नीम के पत्ते। आप इसकी एक रचना को भी नहीं छोड़ोगे, इतिहास के आंसू। ठीक है, इतिहास के आंसू, सब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, वो है स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूख से अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस पंक्ति है, इनके एग्जाम के अंदर पूछ ली जाए तो आप लिख देना, दिनकर की रचना है। ठीक है, और मैंने आपको 2 दिन पहले मैंने आपको पर्यायवाची शब्द करवाए थे। यदि आपको याद हो तो यहाँ पर क्या आ गया, स्वानु वर्ड आ गया। ठीक है, क्या आ गया, स्वान शब्द आ गया। ठीक है, जो स्वान शब्द है किसके लिए मैंने आपको ये बताया था। यदि कोई क्लास अच्छे से देखी होगी तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फिर मैं यदि ना आए तो कमेंट करके ये भी पूछ लेना कि इसका अर्थ क्या था। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची में एक एक अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल एग्जाम के पैटर्न में शब्दावली ज़्यादा पूछी जाती है, या तो आपसे अनेकार्थी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या पर्यायवाची से पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्वानों का अर्थ आप अच्छे से याद करके बताना मुझे क्या है, मुझे तो पता है, आप अच्छे से बता देना। ठीक है, तो उसके बाद अब प्रगतिवाद हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं प्रयोगवाद और नई कविता का विस्तृत विवरण। ठीक है, सबसे पहले प्रयोगवाद के बारे में पढ़ लीजिए। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में हुआ था। देखो इसका समय सीमा क्या था, 1936 से 1943 थी प्रयोगवाद की। तो अब इसका समय स्टार्ट हो गया, प्रगतिवाद का खत्म हो गया, प्रयोगवाद यहाँ पर स्टार्ट हो गया। प्रयोगवाद के जो संस्थापक है किसको माना जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अगेय को संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना गया है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अगेय का संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से प्रयोगवाद का समय सीमा ये मानी गई है। ठीक है, और यदि कोई एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो तो मुझसे एक बार आपको पहले बताया कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखवा लिया था, और इसकी मुझसे संधि विच्छेद भी करवाया गया था, तो आप इसकी करके देख लेना। ठीक है, शब्द का प्रयोग के बारे में देखिए, इसके बारे में ना ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसे बैठे बिठाए का धंधा किस आलोचक ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। प्रयोगवादी रचनाएं निबंध व सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग, इसे बैठे बिठाए धंधे, बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। सप्तक का प्रकाशन, अगेय के संपादन में 4 पत्र प्रकाशित हुए। सबसे पहले का नाम पहला नहीं आएगा, सिर्फ तार सप्तक आएगा, याद रखना। फिर उसके बाद आएगा दूसरा तार सप्तक, फिर तीसरा तार सप्तक, और फिर चौथा तार सप्तक। इनके सप्तक का समय याद रखने की ट्रिक भी मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो जो तार सप्तक के कवि थे उनके बारे में क्या कहा जाता है, अगेय ने प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है, राहों का अन्वेषी कहा गया है। ठीक है, तो आप उन्हें अच्छे से याद रखना है। अगेय ने प्रयोगवादी कवियों को, प्रयोगवाद के जो कवि हैं उनको क्या कहा है, राहों का अन्वेषी कहा है। अगेय के विचार, प्रयोग अपने आप में ये पूछे जाने वाला प्रसिद्ध कथन है। ठीक है, किसने कहा, आपने याद रखना है। प्रयोग अपने आप में साध्य नहीं है बल्कि साधन है। प्रयोगवाद को इसने क्या कहा है कि ये एक साध्य नहीं है, एक साधन है। प्रयोगवाद का कोई निश्चित वाद और वाद नहीं है। जब भी आपसे ये कथन पूछ लिया जाए तो ये किसने कहा था, अगेय ने कहा था प्रयोगवाद के बारे में। कई बार प्रगतिवाद भी दे दिया जाता है, पर ये प्रयोगवाद के बारे में कहा था। इसको साध्य माना था, साध्य नहीं माना बल्कि साधन माना था। अब हम करते हैं इसकी तार सप्तक के कवियों के बारे में, क्योंकि यदि आप अच्छे से जानते होंगे कि तार सप्तक के कवि किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि दूसरे तार सप्तक का कवि कौन है, पहले तार सप्तक का कवि कौन है, चौथे तार सप्तक का कवि कौन है। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से मुझे याद है मैं उस तरीके से बताने की कोशिश करूंगी, और मैं अपने जीवन का पूरा निचोड़ आपको यहाँ ट्रिक के साथ बता रही हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत से याद किया हुआ कंटेंट आपको दे रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यदि आप यहाँ तक देखते देखते आ गए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, कमेंट कर दिया करो। और लास्ट वीडियो में आपको इतने अच्छे कमेंट के लिए मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है और पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, एक टीचर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। जब आप लाइफ में कभी आगे पढ़ाओगे तो आपको फिर पता चलेगा कितनी पॉजिटिविटी आती है एक कमेंट से। तो अब हम इसको याद करने का एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है, वो मैं बताती हूँ। जैसे मैंने किया था मैं सिर्फ वही करवाऊंगी, और जो आपको याद हो, आपकी जो क्रिएटिविटी हो, आप उसको भी कर सकते हैं। और यदि आपने कोई ट्रिक्स बना रखी हो तो आप कमेंट में बताना, किसी के लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने किया था मैं अब भी आपको वैसे बताऊंगी। सबसे पहले जो तार सप्तक है इसका समय याद रखिए। सबसे पहले तार सप्तक का जो हमारा तार सप्तक है ना, सबसे पहले इसके समय को याद रखिए। ठीक है, तो इसका समय क्या था, सबसे पहला नाम नहीं आएगा, सिर्फ तार सप्तक आएगा। उसका समय क्या है, 1943। ठीक है, तो सबसे पहले कवि कौन है, अज्ञेय। ठीक है, सबका लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं जिस तरीके से मैंने किया था सिर्फ वो तरीका लिख देती हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने इसको याद करने के लिए किया था अराग प्रणय, अराग प्रणय गीबा, सिर्फ ये 3 वर्ड याद किए थे। ठीक है, अराग प्रणय गीबा। ठीक है, ये 3 वर्ड याद कर लो आप। यदि आपके पास कोई नोट्स हो तो उसके ऊपर लिख लो। ठीक है, मुझे तो इन 3 वर्ड से आज तक याद है। देखो, आ से अज्ञेय, रा से रामविलास शर्मा, ग से गजानन बानव मुक्तिबोध, प्र से प्रभाकर माचवे। ठीक है, और उसके बाद न से नेमी चंद्र जैन, और गी से गिरजा कुमार माथुर, और बा से भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, जब भी मैं एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर जब भी मुझे ये क्वेश्चन दिखाई देता है ना, सच कहूं तो सबसे पहले जाते ही मैं इस ट्रिक को लिख लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जाते ही क्या करती हूँ, इस ट्रिक को लिख लेती हूँ, अराग प्रणय गीबा, अराग प्रणय ग्रीबा। और मैं सबसे पहले आपको भी यही बताऊंगी कि एक स्टिकी नोट्स अब यदि आपके पास अवेलेबल हो, उसको लगा के, अपने किचन में हम ज्यादातर काम करते रहते हैं या फिर कोई और भी मेल है तो आप उस जगह लगा लीजिए जहां पर आप आते जाते रहते हैं, आपको दिखता रहता है तो आप काम करते हैं। जब भी आप गेट के पास इसको लगा लो, 3 4 का लिखकर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो जिस तरीके से याद किया है वही तरीका बताती हूँ। मैं तो रीजनिंग में कैलेंडर वगैरह करती हूँ, तो कैलेंडर में जो ईयर वगैरह थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए 28 वर्ष के बाद कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा, तो मैं उसके भी स्टिकी नोट के ऊपर लगा के अपने किचन में लगा लेती हूँ, याद करने के लिए। याद होना चाहिए, कैसे किया वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आप अराग प्रणय गीबा से करिए या फिर आपकी कोई ट्रिक है वो कमेंट में बताइए। मुझे तो ऐसे याद है, और ना एक भी सीक्वेंस मेरा इधर से उधर होता है। ठीक है, तो अराग प्रणय गीबा। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, चारों आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं अगले, तो दूसरा तार सप्तक। तो सबसे पहले आपको एक याद करवाने की आपको मैंने वो बताया था, ट्रिक बताई थी, वो क्या थी, सबसे पहला तार सप्तक 1943, इसमें +8 कर दीजिए, फिर आ जाएगा आपका दूसरा तार सप्तक। उसका क्या है, 1900, दूसरा तार सप्तक का समय मैं ही भूल गई, 8 करेंगे तो कितना आएगा, 1951। ठीक है, जब इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमारा तीसरा तार सप्तक आ जाएगा 1951 के बाद 1959। और जब इसमें हम सीधा 20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1969। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लेना आप। ठीक है, जब 43 में 8 ऐड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, हमारा दूसरा तार सप्तक का समय आ जाएगा। और जब दूसरा तार सप्तक में 8 ऐड करेंगे तो कितना, कौन सा तार सप्तक का समय आ जाएगा, तीसरे तार सप्तक का समय आ जाएगा। और जब हम तीसरे तार सप्तक के समय में 20 ऐड करेंगे तो हमारा चौथे तार सप्तक का समय निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है ये, आप याद कर सकते हो, 8 8 20। ठीक है, 8 8 20। ठीक है, 8 8 20 मैंने तो ऐसे ही किया था, पहले का याद कर लिया, उसके बाद 8 ऐड किया, फिर दूसरे का आ गया, दूसरे में 8 ऐड किया, फिर तीसरे का आ गया, और तीसरे में 20 ऐड किया तो फोर्थ का आ गया। कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, मैं तो नहीं भूलती भाई कभी भी। ठीक है, तो दूसरे के बारे में, ये तो जो अज्ञेय है, दूसरे तार सप्तक की भूमिका में उन्होंने क्या लिखा था उसके बारे में है, सिर्फ अपने थोड़ा सा माइंड के अंदर याद रखना है जी। कई बार कोटेशन देके पूछ लिया जाता है। प्रयोग का
कोई वाद नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट और साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता अपने आप में इष्ट और साध्य नहीं है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कविवादी कहना है। ये किसकी भूमिका में लिखा गया है? प्रयोग दूसरे तार सप्तक की भूमिका में लिखा गया है। आपसे सीधा सीधा कई बार कोई अदर एग्जाम में ही पूछ लिया जा सकता है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, ये किसने कहा था? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कहा था। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह तो क्या है? एक साधन है, दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो इसमें सत्य को जानने का साधन है, दूसरे कवि प्रेषित करता है, दूसरे उसमें प्रेषण की क्रिया को, साधनों को जानने का भी साधन है। ठीक है, आप इस कोटेशन को थोड़ा माइंड के अंदर देख लेना, क्या बोला है अज्ञेय ने। तो किसकी भूमिका में लिखवाया? दूसरे तार सप्तक की भूमिका में लिखा गया है। उसके बाद आ जाइए आप प्रयोगवाद के जो दूसरा तार सप्तक है उसके बारे में। ठीक है, प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? अज्ञेय को जाता है, आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो उसके आधार पर आप देखिए दूसरा तार सप्तक का समय सीमा आप अच्छे से जान गए होंगे। जो 1943 है उसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1951 आ जाएगा, 1951 आ जाएगा, इसका समय सीमा है। ठीक है, अब इसके कवियों को मैंने भी फर्स्ट वर्ड के साथ याद किया था, तो जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला वर्ड स ब स। ठीक है, कैसे किया? तो एक मिनट, स भ और स। ठीक है, स ब स। ठीक है, और एक ना जो हमारी हिंदी भाषा मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडी वाले वर्ड होते हैं ना, गोल गोल पैंदी वाले, इनके ऊपर कभी सिरोरेखा नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो देखो अब सब लिखेंगे तो सबके ऊपर ऐसे ही लिखा जाएगा। स से शमशेर और ब से भवानी और फिर स से शकुंत माथुर। ठीक है, स ब स। ठीक है, तो आगे क्या था? हरि, सॉरी, स ब स, और आगे कौन है? हन दर। ठीक है, तो स ब स। दूसरी पहले की ट्रिक क्या थी? अराग प्रने गीबा, और दूसरे की ट्रिक क्या है? सब्स हन दर, सब्स हन दर। इसमें भी 2-3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है। सब्स हन दर, उसमें क्या था? अराग प्रने गीबा, इसमें क्या है? सब्स हन दर। ठीक है, स से शमशेर, ब से भिवानी, स से शमशेर, ब से भिवानी, स से शकुंत माथुर। ठीक है, तीनों याद हो गए। उसके बाद हन दर से, हन से क्या हो गया? हरिनारायण घनश्याम, और न से हो गया नरेश मेहता, और द से हो गया धर्मवीर, और रा से हो गया रघुवीर सहाय। ठीक है, तीनों को आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, तीसरे तार सप्तक के कवि, इसको भी आप ऐसे ही कर लेना, तीनों के वर्ड लिख के ऐसे याद कर लेना। इसको देखो, इसमें क्या है? पम है। ठीक है, प्रेम लिख लेना इसमें, प्रेम, प्रेम विजस। ठीक है, प्रेम प्रेम विकुंस के की। ये 3 ही वर्ड देखो, 3 ही वर्ड है तीनों में। अराग अराग प्रभा गिने। ठीक है, वहां पर ऐसे अराग प्रने गीबा वहां पर ऐसे याद किया था, और दूसरे में हम करेंगे कैसे? दूसरे में सबस हन दर, सबस हन दर, और तीसरे में प्रेम विकुंस के की, प्रेम विकुंस के की। ठीक है, प से प्रयाग, म से मदन, और व से विजय कुमार। ठीक है, और कु से कुंवर, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क से केदारनाथ सिंह, और की से कीर्ति। ठीक है, और एक और तरीका आपको बता देती हूँ, जो कीर्ति है ना वो थर्ड में है। ठीक है, कई बार महिला का नाम देके पूछ लिया जाता है तार सप्तक में, जो कीर्ति नाम की महिला है ये कौन से तार सप्तक में है? तो कीर्ति थर्ड में है। ठीक है, कीर्ति नाम की जो कोई आसपास आप देख लेना कोई हो, वो कौन सी उसमें है? थर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, थर्ड नंबर पे है, थर्ड पोजीशन पे है, कुछ भी है। और जो सुमन नाम की है वो किस में है? सुमन राजे 2 ही इसमें महिला है, तो सुमन राजे कौन सी कैटेगरी में है? 4th में है। ठीक है, 4th स्टैंडर्ड लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, कीर्ति थर्ड और ये 4th। ठीक है, तो आपने सिर्फ 3 के याद करने हैं, जो बच गए वो सिर्फ 4th में आएंगे। ठीक है, मैं 3 के याद करती हूँ, 3 के याद है, 4th के जो बच गए वो 4th में है। ठीक है, विजय नारायण शाही के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और उसकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो ये थर्ड में आएंगे। ठीक है, याद अच्छे से याद रखना। सर्वेश दयाल सक्सेना थर्ड में आएंगे। कै, देखो एक और ट्रिक है इसकी, जो कै वाले है ना, देखो उस ऊपर वाले में एक भी क वाला नहीं है, कु आ गया, क आ गया, और के या की आ गया, तीनों किस में है? थर्ड में है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चौथा तार सप्तक, इसके मैं करवाऊंगी नहीं, सिर्फ महिला आपसे
पूछ ली जा सकती है। अब हम प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे, इसकी किसको अज्ञेय को उसका प्रवर्तक माना जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसको बारे में क्या कहा, प्रयोगवादी युग में उत्पन्न, प्रयोगवाद युग है ना, इसमें क्या है, उत्पन्न जो अनास्था है, शंका है, घुटन है, बगनसा है, उसे एक नए पथ और अन्वेषण की व्याकुलता की भावना दिखाई पड़ती है। कवि ने नए मार्ग और अनुसाध करने के लिए व्याकुल है। और ये स्टेटमेंट कथन देके पूछ लिया जाता है, किसने कहा, रामविलास शर्मा ने कहा। रामविलास शर्मा क्या है, हिंदी के आलोचनात्मक कवि हैं, ठीक है, रचनाकार हैं। उसके बाद जो प्रयोगवाद है, इसकी विशेषताएं क्या है ये देख लीजिए। अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता, यथार्थवाद का आग्रह किया गया। यथार्थवाद आप समझ गए, जो वास्तविकता होती है उसके आधार पर रचनाएं की गई हैं। निराशावाद का वर्णन किया गया। बौद्धिकता की प्रधानता की गई है। पहले की रचनाओं में क्या था, भावुकता ज्यादा थी, ठीक है, तो भाव ज्यादा प्रधान थे, ठीक है। अब जो प्रयोगवादी कविताएं हैं, इनमें क्या गया, भावुकता के आधार पर बौद्धिकता का समावेश किया गया, ठीक है। अब भावुकता के स्थान पर किसने ले लिया, बौद्धिकता का ज्यादा प्रधानता की गई है। उपमानों में नवीनता, जो पहले उपमान थे, जो चांद तारे प्रतीक यूज किए जाते थे, सूर्य प्रतीक यूज किया जाता था, तो अब क्या है, नए प्रतिमान कविताओं में आ गए हैं। अब उपमान प्रतीक बिंब शैली का प्रयोग किया गया। नए उपमान, नए प्रतीकों का, शैलियों का प्रयोग किया गया। साधारण विषयों का निरूपण किया गया है। भाषा का सरल और स्वाभाविक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रयोगवाद पर किसका प्रभाव है, फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है, ठीक है। और प्रगतिवाद मार्क्सवाद से, आपने अच्छे से याद करना है, प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है और प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है, ठीक है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह किसने कहा, नगेंद्र ने कहा। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान किसने कहा, केसरी ने, ठीक है। अनुसंधान का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे, शोध, ठीक है, शोध होता है, ठीक है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ठीक है। प्रयोग को कलात्मक अनुभव का क्षण किसने कहा, रघुवर सहाय ने कहा। समाज के प्रति हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग है, ये किसने कहा, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ मत कहे गए हैं। अब हम आ गए नई कविता के बारे में, तो इसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, आधुनिक काल कंप्लीट हो जाएगा। यदि कुछ रचना रह जाएंगी तो मैं आपको बाद में भी करवा दूंगी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हरिवंश जी हैं, वो भी हैं, तो नरेश मेहता है, उनको भी मैंने आपको करवाना है अच्छे से, ठीक है। नई कविता नाम किसने दिया था, क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, अज्ञेय का दिया हुआ है। एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था, रेडियो वार्ता में नई कविता शब्द का प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी 1953 अंक में नई कविता नाम से शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है, 1954 से माना जाता है। और किसने नाम दिया था, उसने दिया था, अभी हमने पढ़ा, अज्ञेय ने दिया था। गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन में से माना जाता है। तो इसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, ये भी अच्छे से याद रखना है। श्री जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से नई कविता का क्या माना जाता है, आरंभ माना जाता है। और आरंभ कब हुआ था, 1954 में हुआ था। समय सीमा अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ कब माना है, 1951 में मानते हैं। उनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। वो कहते हैं प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है, उसको थोड़ा बहुत सुधार कर थोड़ा नया रूप दे दिया गया है। मुक्ति बोध ने नई कविता के बारे में क्या लिखा गया है, स्टार लगा देती हूँ, इसके बारे में कई बार ये कथन पूछ लिया जाता है। नई कविता विविधमय जीवन के प्रति आत्मचेतस कविता की प्रतिक्रिया है। नई कविता में एक स्वर नहीं विविध है। जो नई कविता, इसमें क्या कहा गया है, एक स्वर नहीं है, बहुत सारे स्वर है, विविध स्वर है। तो ये किसने कहा था, मुक्ति बोध ने कहा, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इस नई कविता के बारे में क्या कहा है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज से इस प्रकार तंग विभाजनों के आधार पर नए मूल्य मापकर मूल्यों की अपेक्षा स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों का प्रयास किया जा रहा है। ये किसने कहा, धर्मवीर भारती ने कहा था। जो भी जो आलोचक है, उन्होंने नई कविता के बारे में क्या कहा, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप अच्छे से इनके बारे में देख लेना। और यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना, जो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा संवेदना और सर्जन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पता लगा, जो भाषा संवेदना, जो भाषा की संवेदना है और भाषा का जो सृजन है, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है, राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लिया करो, तो आपको क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिया जाए तो अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। जो इन्होंने डेफिनेशन लिखी थी वो आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, विजय नारायण साय ने नई कविता को लघु मानव की प्रतिष्ठा कहा है। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। और एक पूछा गया है, जो मुक्ति बोध ने कहा है, इसके बारे में, नई कविता विविधमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, एक ये। और एक आपने क्या कहा है, विजय नारायण साय ने नई कविता को लघु मानव की प्रतिष्ठा कहा है। ये दोनों तो आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नई कविता के
कवि और उनकी कृतियां। जो नई कविता है इसके अंदर बहुत सारे कवि हैं, कवियों की रचनाएं हैं, वो कर लेते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेय, ठीक है, इसका नाम लिख के जरूर देख लेना, ठीक है, संधि विच्छेद करके देख लेना यदि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिसका जीवन काल देख लीजिए 1911 है, और केदारनाथ का भी क्या था 1911 था, ठीक है। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेय है, इसके हर एक रचना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसकी कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, दीनमान है, प्रतीक है, एडमेस है, नवभारत टाइम है, तार सप्तक तो इन्होंने निकाला था, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, ठीक है। ये सभी क्या है, इनके द्वारा संपादित तार सप्तक है। इनकी काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं, जो मोस्ट फेमस है वो तो कितनी नाव में कितनी बार, और आंगन के पार द्वार, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी, और हरिघास पर क्षण बर, भावरा आहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओकुर्णा में प्रभा में, ठीक है, सागर मुद्रा, ठीक है, सागर क्या करते हैं, महावृक्ष के नीचे बैठकर क्या करते हैं, सागर मुद्रा करते हैं, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक छाया में, असाध्य वीणा चिंता इल्यम, ठीक है। ये सभी क्या है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यदि आपको इनको अच्छे से करना है, यदि ना हो तो कमेंट कर देना, मैं ट्रिक से आपको करवा दूंगी। मैं मानती हूँ कि आपको अगेय की सभी रचनाएं आती होंगी, क्योंकि अगेय प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं, इसके संस्थापक हैं, तो इनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अब इनके बारे में जो विशेष तथ्य हैं वो पढ़ लेते हैं। प्रयोगधर्मी कवि, विद्रोह, निराशा, भाव, उक्तमय कुंठा का चित्रण किया, प्रतीकों का प्रयोग और शब्द पर विशेष बल दिया, क्षण बोध का महत्व और बौद्धिकता पर व्यंग किया, प्रकृति सौंदर्य, मानव सौंदर्य का क्या किया, इन्होंने चित्रण किया। गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है, जो रचनाकार हैं सबकी रचनाएं सभी याद होनी चाहिए। जन्म वर्ष इनका देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए होता है कि सीक्वेंस में कई बार पूछ लिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, चांद का मुंह टेढ़ा और बुरी बुरी खाकदुल, बहुत ही फेमस काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध एक बार देखते ही आप समझ जाओगे, चांद का मुंह टेढ़ा और बुरी बुरी खाकदुल। आलोचना कौन सी है इनकी, ये देख लीजिए, जो तार सप्तक के कवि, हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध किस तार सप्तक के कवि हैं, आप ये जरूर बताना, ठीक है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो कमेंट करके जाना। तार सप्तक के कवि हैं, कौन से तार सप्तक के कवि हैं ये जरूर बताना। कामयानी एक पुनर्विचार, ये बहुत बार पूछा गया है, जब लास्ट टाइम चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ था वहां पर भी पूछा गया था। तो कामयानी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, किसकी आलोचनात्मक कृति है, मुक्ति बोध की है, स्टार लगा लो, इसको मत भूलना आप, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक कोई उपाय नहीं है, ये हमें करना पड़ेगा, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। कामयानी पर एक पुनर्विचार, कामयानी पर ये ऐसे याद करो, कामयानी पर विचार किसने किया था, फिर से किसने सोचा था, पुनः होता है विचार करना, फिर से विचार करना, तो कामयानी पर फिर से विचार किस लेखक ने, किस आलोचक ने किया था, तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने किया था, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करके कर लेना। भारतीय साहित्य और संस्कृति के बारे में किसने विचार की, किसने आलोचना की, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में गजानन माधव मुक्ति बोध ने किया। नई कविता का आत्म संघर्ष और अन्य निबंध, सभी आलोचनाएं इसकी ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक एग्जाम के इसकी रचनाएं आलोचनाओं में या फिर ऑप्शन के अंदर आपको मिलती हैं, ठीक है। नई कविता का आत्म संघर्ष, जो नई कविता है, नई कविता के ये कवि हैं, तो उसके आत्म संघर्ष के बारे में किसने बताया, तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने बताया, ठीक है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के बारे में किसने बताया, गजानन माधव मुक्ति बोध ने बताया, ठीक है। ये सभी रचनाएं आपको आज के आज याद करके रखनी है, ठीक है। कहानी पात्र कौन से, विपात्र और तह से उठता हुआ आदमी, ठीक है। तो ये सभी इसके क्या है, कहानी संग्रह, ठीक है। कहानी संग्रह तो मैं मानती हूँ सभी को याद होंगे, विपात्र और सितार से उठता हुआ आदमी, पर आप आलोचनात्मक कृतियां जरूर कीजिए, किसी ना किसी एग्जाम को आपसे जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। मैं एक बार और बताती हूँ, ठीक है। कामयानी पर पुनर्विचार किसने किया, तार सप्तक के कवि आलोचना किसने लिखी, तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखी। कामयानी पर पुनर्विचार किसने किया, गजानन माधव मुक्ति बोध ने किया। भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में किसने आलोचना की, मुक्ति बोध ने की। नई कविता के संघर्ष और निबंध के बारे में किसने बताया, क्योंकि ये खुद ही नई कविता के कवि हैं, तो कौन बताएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसने बताया, तो मुक्ति बोध ने बताया। विपात्र से उठता आदमी इसकी क्या है, इसकी कहानी है, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में जो विशेष प्रमुख तथ्य हैं वो देख लेते हैं। जो प्रगतिवादी दृष्टिकोण और शोषितों के प्रति गहरा लगाव, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में जैसी प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ठीक है। ब्रह्म राक्षस के जो वो है ना, KVS का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया, ब्रह्म राक्षस के बारे में तो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बिंब विधान, शिल्प सजगता और प्रतीकों की नवीनता, जीवन से जुड़ी कविताओं के सृजक, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर, ठीक है।
तो गिरजा कुमार माथुर, ये भी बताना आप कौन सी तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, जीवन काल देख लीजिए यहाँ पर। तो इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगी क्योंकि जीवन काल से कम ही क्वेश्चन मैंने आज तक देखे हैं, तो रचनाओं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं अपने सभी करनी है। छाया मत छूना, दुख होगा दूना, ये तो शायद 11 की एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, ये अपने अच्छे से करनी है। तो मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, साक्षी रहे वर्तमान, बीतरी नदी की यात्रा, शीला पंख चमकीले। ठीक है, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। पृथ्वी कल्प और कल्पांतर। ठीक है, सभी रचनाएं आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, आलोचना, नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं, नई कविता का आत्म संघर्ष और निबंध किसने बताया था? अभी मैंने आपको कराया मुक्तिबोध ने। नई कविता का आत्म संघर्ष बताएंगे मुक्तिबोध, और नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं, नई कविता है उनकी सीमाएं क्या हो सकती हैं, उसकी संभावनाएं क्या हो सकती है, ये कौन बताएंगे? ये हमें गिरजा कुमार माथुर बताएंगे। ठीक है, तो इनकी रचनाएं मत भूलना, बार बार कह रही हूँ, लिख के देख लेना, आपको बहुत ईजी रचनाएं हैं इसके। धूप के दान, साक्षी रहे वर्तमान, मंजीर, नाश और निर्माण। ठीक है, तो आप कर लेना। नहीं कर सको तो प्लीज मुझे राइटर का नाम और लिख के बता देना, मैं आपको बोर्ड पे करवा दूंगी, पर करना जरूर है। ठीक है, तो विशेष टिप्पणी, सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह और रोमांटिक भाव, नए बीम प्रतीकों का उत्मान शिल्प, ये तो देखो सभी के बारे में लिखा जाता है। आगे चलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं, सभी रचनाएं इसकी भी इंपॉर्टेंट है, बट गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल इसकी बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। ठीक है, बुनी हुई रस्सी पर इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी पूछी जाती है। और गांधी पश्यंती इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चकित है दुख, देखो सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो आपको, यदि आप आज तक किसी ने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो ये रचना भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर का जन्म, माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद, शमशेर सिंह बहादुर, तो इनकी तो आपकी सभी को रचनाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, तो भवानी प्रसाद, हाँ ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में हम करते हैं। भवानी प्रसाद हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो इनकी सभी रचनाएं हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं किसी न किसी जो प्रगतिवाद से संबंधित कवि हैं, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन के अंदर इनकी रचनाएं होती हैं। ठीक है, जो इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं मैं आपको वो करवा देती हूँ। जैसे इनकी सबसे ज्यादा फेमस रचना है सतपुड़ा के जंगल है, सन्नाटा है, गीत फरोश है, गीत फरोश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और एक इनकी चकित है दुख बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी पश्यंती इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुनी हुई रस्सी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन बुनी हुई रस्सी पे तो इनको पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और खुशबू इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि सभी रचनाएं आपको इनकी अच्छे से याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। प्रगतिवाद के किसी भी कवि की, आप प्रयोगवाद के किसी भी कवि की रचना और कवि को आप नहीं छोड़ोगे, चाहे केदारनाथ है। प्रगतिवाद में कौन कौन से रचनाकार थे? हमारे केदारनाथ थे, शिव मंगल सिंह सुमन थे, नागार्जुन थे और त्रिलोचन थे। ये सभी की रचनाएं याद होनी चाहिए। 4-5 रचनाकार है, चारों की आपको टिप्स के ऊपर रचनाकार होनी चाहिए। प्रयोगवाद के सभी कवि और रचनाएं इनकी याद होनी चाहिए। देखो मैंने अभी आपको बताया था, बुनी हुई रस्सी पर इनको क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गीत फरोश कविता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। फिल्म गीतकार के रूप में योगदान, परिवर्तन जिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत है। ठीक है, सभी जो पुरस्कार दिए हुए हैं जिन रचनाओं पर, वो रचनाएं तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे यामा पर महादेवी वर्मा को पुरस्कार मिला है, उर्वशी पर दिनकर को पुरस्कार दिया गया है, और सुमित्रानंद पंत को चितंबरा पर पुरस्कार दिया गया है। तो मैं आपको बार बार कहूंगी, जिन रचनाओं पर कवि को पुरस्कार मिला है वो रचनाएं आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। जो शमशेर बहादुर सिंह है, हिंदी कविता में प्रेम और सौंदर्य के कवि के रूप में प्रतिष्ठित। उन्होंने कवियों का कवि कहा जाता है। जो इसकी रचनाएं हैं वो यहाँ पर याद करवा देते हैं हम। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हम इस तरीके से करेंगे। जो शमशेर, सबसे पहले देख लीजिए किसकी रचनाएं हैं, शमशेर बहादुर सिंह की हैं। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लीजिए। कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने। ठीक है, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ मेरी। ठीक है, ये रचनाएं आपने अच्छे से करनी है और इतनी इनफ है। यदि आप कर सको तो सभी करना, पर इनको मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे करनी है। तो आपने सोचना है, जो शमशेर बहादुर सिंह है इन्होंने क्या लिखी, एक कविता, कुछ कविताएं लिखी। कविता लिखते लिखते इन्होंने क्या सोचा, चलो कुछ कविताएं लिख दी। कविताएं लिखने के बाद उन्होंने सोचा चलो मैं कुछ और कविताएं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, काल तुझसे होड़ मेरी, जो अकाल है उससे कहता है
कि हे अकाल तुझसे होड़ मेरी, और काल के सामने क्या है, मैं चुका भी नहीं हूं। मैं जो अकाल है उसके सामने क्या कहता है कि मैं चुका भी नहीं हूं। मैं क्यों नहीं चुका? क्योंकि इतने पास अपने मेरे जो मेरे पास हैं, चाहे कितना भी अकाल पड़ जाए मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। क्यों नहीं झुकूंगा? क्योंकि मेरे अपने मेरे बहुत पास हैं, ठीक है। और तुझसे क्या है, मेरी बात बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगा, तुझसे मेरी बात बोलेगी। उम्मीद करती हूँ ये आपकी रचनाएं अच्छे से याद हो गई होंगी, नहीं होगी तो आप वीडियो पीछे करके दोबारा से समझ लेना, ठीक है। तो उसके बाद है जो शमशेर है, इनके इनके बारे में जो कवियों ने क्या क्या कहा वो देख लीजिए। विद्वानों के अनुसार शमशेर क्या है, मूड्स के मनोदशाओं के कवि हैं। मूड्स के कवि कौन है? शमशेर है, ठीक है। मुक्ति बोध ने इनकी कविता को इम्प्रेस्टिक चित्रकार की मनोवृत्ति से जोड़ा है, और इनकी भाषा में बोलचाल की गहरे लहजे, संगीत और अमूर्त मेल को काफी बड़ी उपलब्ध माना जाता है। मेन है इसमें क्या, मूड्स के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर को कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती के बारे में। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और गद्यकार हैं, ठीक है। ये मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं के बारे में आपको एक एक रचना के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे ठंडा लोहा है, ये तो याद करवाने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है। अंधा युग है, कनुप्रिया है, सात गीत वर्ष है, देशांतर है, ठीक है। ये इनके देशांतर है जो इनकी विदेशी कविताओं का संग्रह है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विदेशी कविताओं का संग्रह कौन सा है? देशांतर है। और देशांतर किसकी रचना है? वो किसकी? धर्मवीर भारती की है, ठीक है। और तो आपको इनके विषय के बारे में पता होना चाहिए। ठंडा लोहा है, इसका क्या विषय है? कनुप्रिया रचना है, इसका क्या विषय है? ठीक है। जो कनुप्रिया रचना है वो किससे संबंधित है? राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है, जो प्रेम दर्शन को दर्शाता है। अंधा युग एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है, न केवल कवि बल्कि गद्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। जो धर्मवीर भारती हैं वो केवल कवि नहीं के और गद्यकार के रूप में भी जानते हैं। जैसे कहानी, नाटक, निबंध इन्होंने वो बहुत सारे लिखे हुए हैं। अब आ गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में, ठीक है। मैंने आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एनसीईआरटी बुक में करवाया था, ठीक है। उसकी कविता के बारे में बताना, और जो इसकी रचनाएं हैं मैंने आपको एक ट्रिक से करवाई थी, ठीक है। तो वो ट्रिक्स आप यहाँ पर यूज कर लेना, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उसको वो ट्रिक नहीं पता होगी, ठीक है। यहाँ पर एक कुआनो नदी है, आप समझ लीजिए सीधे सीधे, एक कुआनो नदी है, ठीक है। कुआनो नदी में क्या है? नदी में क्या होती है? एक नाव होती है, ठीक है। और नाव 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 जो नदी होती है उसके ऊपर क्या होता है? पुल बना होता है, ठीक है। और जो नदी है उसमें क्या है? काठ की घंटियां लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर समझे, एक कुआनो नदी है, ठीक है। कुआनो नदी है, वो नदी में क्या है? एक सूनी नाव है, ठीक है। और जो नदी नाव है उसके ऊपर क्या लगी हुई है? काठ की घंटियां लगी हुई हैं। इमेजिन करना, पिक्चर क्रिएट करना, तो आपको याद हो जाएगा। और जो नदी होती है उसके ऊपर पुल है, वो किस चीज का है? बांस का पुल बना हुआ है, ठीक है। तो उस सोनी नाव में कौन बैठा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कर रहे हैं, तो कौन बैठा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बैठा है, ठीक है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उस सोनी नाव में बैठकर क्या लिख रहा है? कविताएं 1 और कविताएं 2 लिख रहा है। जंगल, पहली कविता का नाम क्या है? जंगल का दर्द, और दूसरी कविता का नाम क्या है? खूंटियों पर टंगे लोग। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक अच्छे समझ में आ गई होगी। एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो एक कुआनो नदी है, उसमें एक सोनी नाव है, नाव में क्या लगी है? काठ की घंटियां लगी हैं, बांस का पुल है, नदी के ऊपर क्या है? बांस का पुल है। और वहां पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या करते हैं? कविताएं लिखते हैं। कविताएं 1 और कविताएं 2, 2 कविताएं लिखते हैं। पहली कविता का नाम जंगल का दर्द और दूसरी का खूंटियों पर टंगे लोग। यदि आपको मेरी पढ़ाई वो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और ट्रिक से यदि आपको याद हो गया हो तो ये भी जरूर बताना, और ये ट्रिक कैसी लगी है जरूर बताना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वाली, ठीक है। तो ये इसकी चर्चित कविताएं हैं, यदि आप कर सकते हो तो कर लेना। काफी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से बड़ी बड़ी हो तुम, प्यार लिपटा रिजाई में, मैंने कब कहा। यदि आप इसके ऊपर ट्रिक बनाओ तो ट्रिक बनाकर इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। कॉफी हाउस में मेलोड्रामा, अहम से बड़ी हो तुम, प्यार लिपटा रिजाई में, आप क्रिएट कर लेना इसकी स्टोरी, ठीक है। कर सकते हो आप। तो विशेष टिप्पणी पढ़ लीजिए। एक विशेष तथ्य, सर्वेश्वर दयाल की कविता सहज और आम आदमी के जीवन के करीब है। बिंबों के माध्यम से बात कहने, और में जो बिंब है, प्रतीक है, उनके माध्यम से क्या करते थे? ये कविताओं में बात कह देते थे। और कविता में संवेदनशीलता कवि माने जाते हैं, ठीक है। संवेदनशील कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो एनसीईआरटी में कविता है वो जरूर लिख के बताना। अब आ जाते हैं नई कविता के अन्य कवि। इसमें आपने सभी नहीं करने हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं सिर्फ मैं वही करवाऊंगी। दुष्यंत कुमार हमेशा पूछे जाते हैं, और ये हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 11 की, शायद उसके अंदर इनका चैप्टर भी है, ठीक है। और उसमें सभी रचनाएं हैं, जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, जलते हुए पवन का बसंत साय में धूप, ठीक है। तो इसके लिए एक मेरी छोटी सी ट्रिक है, जो मैंने जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो याद की थी।
जब सूर्य का हम स्वागत करते हैं तो सुबह उठते हैं तो क्या होता है, आवाजें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं तो क्या होता है, जब सूर्य का स्वागत करते हैं, सूर्य निकलता है तो क्या आवाजें स्टार्ट हो जाती हैं, क्यों, सुबह सुबह सभी लोग उठ जाते हैं, ठीक है। साय में धूप, जब सूरज निकल जाता है तो क्या हो जाता है, धूप निकल जाती है, ठीक है। जलते हुए पवन का वसंत, ठीक है, जलते हुए पवन का वसंत, ये आप याद कर लेना। और साय में धूप, इनकी बहुत महत्वपूर्ण गजलों का काव्य संग्रह है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। साय में धूप किसकी रचना है, दुष्यंत कुमार की, कभी मत भूलना, ठीक है। अब इसमें फिर कन्या रघुवीर सहाय की सीढ़ियों में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, चारों रचनाएं आपको आज की आज याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पता नहीं क्यों रघुवीर सहाय की जो ये रचनाएं है ना, मैं कभी नहीं भूलती, कभी भी, पता नहीं मैंने अपने माइंड के अंदर कैसे याद कर रखा है। मैंने ऐसे याद कर रखा है, सच बताऊं तो ऐसे लगता है जैसे कि सीढ़ियों में रघुवीर सहाय बैठा है और वो जोर जोर से हंस रहा है। क्यों हंस रहा है, क्यों, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों में बैठकर आत्महत्या के विरुद्ध, जो आत्महत्या के विरुद्ध उनके लिए क्या कर रहा है, हंस रहा है, ठीक है। और लोग भूल गए हैं, ठीक है, जो आत्महत्या करते हैं कुछ भी कोरिलेट करके क्या करते हैं, लोग भूल गए हैं। पता नहीं क्यों मुझे इसकी रचनाएं कभी नहीं भूल लगती। जो पिक्चर अब भी क्रिएट है कि सीढ़ियों में बैठा हुआ रघुवीर सहाय क्या है, हंस रहा है, ठीक है, लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। डॉक्टर देवराज इतिहास पुरुष, ठीक है, ये नहीं, ये पूछ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। विजय देव नारायण साईं मछलीघर, मैंने कई एग्जाम में इसका क्वेश्चन ये देखा है, ठीक है, जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, ठीक है। तो इसमें राजकमल, हाँ राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग आपने ये याद करना है, ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा की ये रचनाएं नहीं करनी है, ठीक है। तो कीर्ति चौधरी की कविताएं हैं, राम दशरथ मिश्र की करने बेरंग बेनाम चिट्ठियां और पक गई धूप, ये दोनों कर लेना, ठीक है। 2 मील की बहुत ही फेमस रचना है, संसद से सड़क तक, ये तो आपको सभी को पता होगा। लीलाधर जगूड़ी का क्या नाटक जारी है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, स्टार लगा लो, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देवकांत देवतले दीवारों पर खून, ठीक है। यहाँ से आपको याद आ गया होगा कि ये रचना मैं आपको करवा चुकी हूँ एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी में मैं आपको करवा चुकी हूँ, 9th क्लास की एनसीईआरटी में मैंने आपको कविता में करवाया था। कविता का नाम मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, यमराज की दिशा, ठीक है, ऐसा यमराज की दिशा कविता का नाम है। और इसने यमराज की दिशा से संबंधित जो कविता कही थी कि माँ को यमराज की दिशा याद रहती है, तो ऐसी थी कि माँ कभी नहीं भूलती थी कि दक्षिण दिशा में पाँव करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो वो यमराज की दिशा किसकी कविता है, चंद्रकांत देवतले की है। दीवारों पर खून उसके अंदर दी हुई रचना है। लकड़बग्गा हंस रहा है, ठीक है। और तेज पत्थर रोशनी, ये सभी रचनाएं उस एनसीईआरटी बुक में है। उम्मीद करती हूँ आपको याद होगी, ठीक है, और याद होनी भी चाहिए क्योंकि मैं ये आपको करवा चुकी हूँ। ऋतुराज की अंगिरस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये काफी है, ठीक है। उसके बाद है ये रिपीटेड है, हम कर चुके हैं कुछ कविताएं, और धर्मवीर भारती की कर, ठंडा लोहा, अंधा युग, अनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ये हम सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद है धर्मवीर भारती हम कर चुके हैं, ठीक है, ये इसकी काव्याकृति है। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर, देशांतर में क्या है, विदेशी रचनाओं का काव्य संग्रह है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास जो पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में भी, गुनाहों का देवता, सूर्य का 7वां घोड़ा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार उपन्यास लगा दीजिए। और ये तो हर कोई जानता है, हिंदी का स्टूडेंट है जो, सूर्य का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, बहुत ही प्रसिद्ध इनके उपन्यास हैं, पढ़े जाते हैं आज भी यूट्यूब पे या फिर कोई अदर ऐप पे। इसकी जो उस गुनाहों का देवता है उसकी स्टोरी वगैरह भी आती हैं, ठीक है, फिल्म वगैरह भी बनाई गई हैं गुनाहों के देवता पे, तो ठीक है। तो धर्मयुग, तो ठीक है, इसकी जो पत्रिकाएं हैं, धर्मयुग है, निकस है, आलोचना है, ठीक है। कहानी संग्रह चांद से टूटे हुए लोग, जो इसकी 2 कहानियां ये देख लीजिए। जब लोग चांद से टूट जाते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, बंद गली के आखिरी मकान में रहने लगते हैं, ठीक है, ऐसे कोरिलेट करके कर लेना। जब लोग चांद से टूट जाते हैं तो बंद गली के आखिरी मकान में रहने लगते हैं, धर्मवीर भारती, ठीक है, ने कहा था, ठीक है। तो उसकी रचना है, ठीक है। इसकी समीक्षाएं देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठेले पर हिमालय बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पश्यंती और अनकहनी भी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। मानव मूल्य साहित्य, ये स्टार लगा लो, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाली रचना है, ठीक है। मैं आपकी सभी निबंध और समीक्षा याद करने को इसके लिए कहूंगी। इसके जो विशेष बिंदु हैं वो देख लीजिए, ठीक है। कनुप्रिया के में क्या है, राधा का नवीन रूप बताया गया है, प्रतीकों का प्रयोग, नवीन विधान, ठीक है। लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता, सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति अंधा युग है इनकी। काव्य कृति, जिस जो कविता है वो सबसे ज्यादा अंधा युग है, और उपन्यास पूछ लिया जाए तो गुनाहों का देवता। रोमांटिक भाव के कवि थे जो धर्मवीर भारती हैं, रोमांटिक भाव के कवि थे, याद रखना है। दूसरा
और दूसरा सप्तक के कवि थे, ठीक है। दूसरे सप्तक के कवि की ट्रिक आपको याद होगी, मैंने अब करवाया था। सबस, हन और दर, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हो तो स्टिकी नोट पे ये तीनों वर्ड लिख लेना और ये आपको याद हो जाएंगे। कीर्ति है वो थर्ड में है, जो महिला तार सप्तक में कवि है, कवियत्री है, वो कीर्ति थर्ड में है और सुमन फोर्थ में है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। तो हन द से धर्मवीर भारती हो गया, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया ना, दूसरे में है, ठीक है। पहले की ट्रिक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। अराग, प्रणय, गीबा, तीन वर्ड हैं, तीनों में आप अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। ये आप ऐसे ही आपने भी याद करने हैं, ठीक है। गजानन, ये आ से अगेय, रा से राम कुमार, ग से गजानन माधव मुक्तिबोध, प से प्रभाकर हो गया, ना से नेमी हो गया, गी से गिरजा कुमार माथुर, बा से भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। सभी को आपको अच्छे से याद होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। नरेश मेहता, ठीक है। नरेश मेहता की जो कृतियां हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसकी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जो रचना है वो है संशय की एक रात, राम के जीवन के ऊपर आधारित है। तो संशय की एक रात ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना है। महाप्रस्थान पूछी जाती है, इसकी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली। दो बोलने दो चिड़ों को, ठीक है। वन पाखी सुनो, पिछले दिनों नंगे पैरों, ठीक है। मेरा समर्पित एकांत, ठीक है। इस सभी ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताई है, ये कर लेना, ठीक है। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है आपने, ठीक है। यदि ना हो तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कमेंट कर देना, मैं आपको बोर्ड के ऊपर याद करवा दूंगी, विद ट्रिक करवा दूंगी, ठीक है। प्रार्थना पुरुष, नाम खंड काव्य महात्मा गांधी रूप से चित्रित है। संशय की एक रात नाम खंड काव्य युद्ध के प्रति संशय का चित्रण है। क्या एक रात में संशय दूर करना उचित है? यह संशय राम को फिर उन्होंने सोचा कि युद्ध में राष्ट्र और धर्म के लिए क्या करना आवश्यक है। मैंने बताया था कि राम के जीवन पर आधारित संशय की एक रात है। इसका खंड काव्य है, ये भी देख लीजिए, यहाँ पर खंड काव्य है। करुणा और आधुनिक बोध का चित्रण, नए बिंबों के सर्जक, कवि सांस्कृतिक बोध के नवे मूल्य, ठीक है। तो आप यहाँ पर सोचते होंगे नरेश मेहता भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन रचनाकारों की आजकल रचनाएं पूछी गई हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। नरेश मेहता की रचनाएं आप अच्छे से करोगे, नहीं करो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगी। वन पाखी सुनो, वन में क्या होती हैं? दो चिड़ियाएं होती हैं, तो वहां पर क्या है? दो नंगे पैरों जाते हैं। पिछले दिनों क्या वहां पर मैं नंगे पाँव चला गया। मेरा समर्पित एकांत, ठीक है। तो मेरा मौन, आखिर समुद्र से तात्पर्य, एक दिन मैंने क्या देखा। अरण्य का अर्थ आप जानते होंगे क्या होता है, तो वन होता है। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रसाद पर्व, ठीक है। सबरी, प्रार्थना पुरुष, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो त्रिलोचन के बारे में वहाँ पर पूरी जानकारी नहीं थी, तो मैं यहाँ पर उसकी सभी रचनाओं के बारे में लेकर आई हूँ। विशेष तथ्य, जो गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को क्या कहा है? अवध का किसान कहा है, ठीक है। त्रिलोचन को क्या कहा है? अवध का किसान कहा है। आप त्रिलोचन का मुझे पूरा नाम बताना। जैसे नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ मिश्र है, त्रिलोचन का नाम क्या है ये जरूर बताना, ठीक है। इसके जो काव्य रचनाएं हैं वो देख लीजिए, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी बहुत फेमस रचना धरती है, गुलाब और बुलबुल है, दिगंत है, ताप के ताए हुए दिन है, शब्द है, उस जनपद का कवि हूँ मैं, अरगान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल एक है, अनकहनी कहानी। त्रिलोचन की अवधि जो काव्य कृति 1990 में 270 संध में क्या है? संग्रहित है, ठीक है। आपको त्रिलोचन की एक कविता भी नहीं छोड़नी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सभी को याद होंगी, ठीक है। धरती, गुलाब, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, बहुत ही जो सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली, ताप के ताए हुए दिन, और गुलाब और बुलबुल है, धरती है, तुम्हें सौंपता हूँ, ठीक है, और उस जनपद का कवि हूँ, अरगान। देखो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक रचना भी हम नहीं छोड़ के चल सकते, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मैंने आपको कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाने की और समझाने की कोशिश की है, और बार बार आपसे बस मैं यही कहती हूँ, यदि आपको नहीं समझ आया हो कुछ भी, या फिर कोई रचना समझ में नहीं आई हो, ठीक है, तो आपको कमेंट कर देना है। मैं कमेंट से उसको क्या करूँगी, उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख के उसकी जो कहानी है, जो कहानी मेथड है, उससे मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। बार बार कहती हूँ, केदारनाथ की कोई रचना नहीं छोड़नी है, त्रिलोचन की कोई रचना नहीं छोड़नी है, नागार्जुन की कोई रचना आपको बिना याद किए नहीं छोड़नी है, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। यदि ना भी पसंद आया हो तो कोई ना कोई रिएक्शन जरूर दे के जाना, क्योंकि उसी से मुझे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलेगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।